जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी समर वैकेशंस, गर्मियों की छुट्टी बढ़िया चल रही होंगी। तो आपके 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। बस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा था जिसमें हमें गॉस लॉ को डिराइव करना था विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करके फर्स्ट चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो यार, इसको देखने से पहले आपको पुराने सारे वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि जैसे आप 12th में स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें, चार्ज क्या होती हैं, चार्ज का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कूलाम्स लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक को सबसे एंड में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, फिर इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और आपका जो है पूरा कोर्स रेगुलरली चलाएंगे फिजिक्स का, 12th फिजिक्स का। तो सबसे पहले जब भी गॉस लॉ की बात आती है तो एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए, और गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो होता है 3D सरफेस। तो ये सर्कल नहीं है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्फीयर कंसिडर किया। लेट अस कंसिडर अ स्फीयर जो कि गॉसियन सरफेस होती है, जिसका रेडियस कितना है, r। तो ये जो रेडियस है ये इसका कितना है, स्मॉल r। इस स्फीयर के सेंटर पर हमने मान लिया कि Q चार्ज रखा हुआ है। तो लेट अस कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग Q चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसके बाद में तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ये आपको पहले की वीडियोस में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो कूलाम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे k क्या होता है भाई, k यहाँ पे होता है कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में k की जगह हम क्या रखते हैं, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और q बटे आर स्क्वायर, ये q क्या होता है, ये चार्ज होता है, और ये r उस प्लेस पर जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से चार्ज की कितनी दूरी है वो। तो देखो, हमें सरफेस पे चाहिए, तो ये जितनी इसकी रेडियस उतना ही डिस्टेंस होगा, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर जगह डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर, और रेडियस कैसी रहेगी, r कांस्टेंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट, यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालोगे, पूरी सरफेस में कहीं पे भी निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी। को हम फर्स्ट इक्वेशन डाल करके छोड़ देंगे। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। अब देखो, बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनिशन, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसीलिए इस टॉपिक को सबसे एंड में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA, है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स, ये फाई जो है ये फ्लक्स का सिंबल होता है। अब इंटीग्रल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर ये भी एक, देखो हम क्या करते हैं जब हमें फ्लक्स निकालना होता है, तो क्योंकि हम एक किसी पर्टिकुलर छोटी सी जगह के लिए, इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये पूरी सरफेस के लिए फ्लक्स आ जाता है। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसको परपेंडिकुलरली इस सरफेस से बाहर जा रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो परपेंडिकुलर जाना चाहिए। अब देखो एरिया वेक्टर की बात करें तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी यहाँ पे ये सरफेस पे 90 डिग्री बनाता हुआ एरिया वेक्टर जाएगा, ये है आपका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी 90 डिग्री बनाएगी सरफेस से, किसके, स्फीयर के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0, यानी थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा आता है। तो EDA कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना एंगल, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। सो इंटीग्रल E डॉट DA, ये जो है ये आपका बन गया फ्लक्स। अब देखो अगर हम बात करें इसको थोड़ा और अच्छे से समझें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन भी नहीं होता और डिफरेंशिएशन भी नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई आपकी बाहर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका,
डीए का, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, और 1 का जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका एरिया वेक्टर। तो ये हो गया फ्लक्स। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो हमने निकाल लिया कि फाई जो है वो E इंटू ए के बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो उसको आप यहाँ पे रख दो 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर, ये तो आपने इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी। अब एरिया जो है, स्फीयर का एरिया क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पे आप एरिया की वैल्यू रखोगे 4πr²। देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, एक ये r² से देखो ये r² भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या है, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। आप देखोगे यही तो होता है गॉस लॉ, यही तो गॉस लॉ होता है भैया। सो दिस इज गॉस लॉ। तो इस तरीके से हमने गॉस लॉ को डिराइव किया। कूलम्ब्स लॉ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, एमपी बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की। तो पहला जो है आपका 12th फिजिक्स का वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़िए, तब तक हम दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स का, और इस तरीके से पूरी तैयारी आपकी फिजिक्स की जो है वो इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।